नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मनीष मित्तल। मैं आपके लिए आया हूं यह सीरीज़ जिसे हमने नाम दिया है शेपिंग ऑफ इंडिया। इस सीरीज़ में हम भारत के उस इतिहास की बात करते हैं जिसके बारे में कम कहा या सुना गया है, यानी भारत की स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के 77 वर्षों में भारत किन किन पड़ावों और हादसों से गुजरा, उसका यह एक दस्तावेज है। इसके पहले एपिसोड में हमने देखा कि जाते जाते अंग्रेज भारत का पार्टीशन कर रहे थे। इस पार्टीशन का दंश भारतीयों ने भुगता और कई लोग इस दंश को आज तक महसूस कर रहे हैं। इसके दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के बारे में। तो क्या थे ये प्रिंसली स्टेट्स, कौन थे ये प्रिंसली स्टेट्स, इनका इंटीग्रेशन क्यों भारत में ज़रूरी था, क्या क्या मुश्किलें आई और किन किन लोगों ने इस इंटीग्रेशन को पॉसिबल किया, यही सब हमारा इस एपिसोड का डिस्कशन होगा। तो स्वागत है आपका हमारे दूसरे एपिसोड में जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं इस तरह की श्रृंखला आगे भी बनाते रहें। तो बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद किए हुए हम आज के टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। अगर हम 1947 के भारत की बात करें तो उस समय भारत दो हिस्सों में विभाजित था। एक वो हिस्सा था जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, जहाँ पर सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुकूमत चलती थी, और वो दूसरा हिस्सा जिसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, जहाँ पर राजे रजवाड़ों की हुकूमत चलती थी। इसे समझने के लिए हम इंडिया का मैप देखते हैं 1947 में। इस मैप में जो आपको ब्लू एरियाज दिख रहे हैं वो सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, और जो येलो एरिया दिख रहा है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे। 1947 में प्रिंसली स्टेट या राजे रजवाड़ों की कुल संख्या 565 थी। इसमें से 13 राजे रजवाड़े या प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान एरिया में आते थे, जबकि बचे हुए 552 इंडियन स्टेट में या इंडियन एरिया में आते थे। यह राजे रजवाड़े 1/3 ऑफ इंडियन एरिया को कवर करते थे, और इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 25% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 25% पॉपुलेशन इन एरियाज में रहती थी, यानी हर 4 में से एक भारतीय इन राजे रजवाड़ों के एरिया में रहता था। क्या थे ये प्रिंसली स्टेट्स और कैसे ये बाकी भारत से अलग थे, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेज़ों ने यह सोचा कि अब भारत में उनका विस्तार नामुमकिन है, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि अब वे अपने एरिया का विस्तार नहीं करेंगे, और जो राजे रजवाड़े हैं उन्हें अपना राज्य कायम करने दिया जाएगा। अब कोई भी और राज्य अनेक्स नहीं किया जाएगा। इसके बदले में इन राजा रजवाड़ों से एक ट्रीटी साइन की करवाई गई, जिसके आधारित इन लोगों ने ब्रिटिश क्राउन की अधीनता स्वीकार की। इस ट्रीटी को पैरामाउंसी कहा जाता है। तो सारे राजा रजवाड़ों ने पैरामाउंसी ट्रीटी पर साइन किया था, जिसके अंदर उन्हें अपने इंटरनल मैटर्स को कंडक्ट करने का अधिकार मिला था। इन 565 राजा रजवाड़ों में छोटे बड़े सभी तरह के राजा रजवाड़े या प्रिंसली स्टेट्स शामिल थे। कुछ रजवाड़े जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये राजा रजवाड़े काफ़ी बड़े एरिया को कवर करते थे, जबकि कुछ छोटे छोटे रजवाड़े भी थे जो कि बमुश्किल 1-2 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैले हुए थे। जब अंग्रेज़ों ने फैसला लिया कि भारत को स्वाधीन कर दिया जाएगा, तो उन्होंने यह घोषणा की, उनके सर कॉनराड कॉरफील्ड ने घोषणा की कि पैरामाउंसी भी लैप्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो ट्रीटी इन राजा रजवाड़ों ने अंग्रेज़ों के साथ साइन की हुई थी वह अब खत्म हो जाएगी, और ये राज्य भी भारतीयों की तरह, अन्य भारतीय राज्यों की तरह इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि उन्हें आज़ादी होगी कि वे चाहें तो इंडिया में शामिल हों, वे चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हों,
और वे चाहें तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राज्य घोषित कर दें। और ये अधिकार उन एरिया में रहने वाले लोगों को नहीं बल्कि उन एरिया के रूलर्स को था कि वे डिसाइड करें कि वे अपने राज्य के साथ क्या करना चाहेंगे, भारत में विलय, पाकिस्तान में विलय या फिर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राज्य घोषित करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स सारे राजे रजवाड़े अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने के लिए ज़्यादा उत्सुक थे। इनफैक्ट त्रावणकोर पहला ऐसा राज्य था जिसने अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित की थी। उसे देखते हुए हैदराबाद ने भी अगले दिन अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित कर दी। अगर सभी राजे रजवाड़े या प्रिंसली स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करने पर तुले होते तो यह भारत जो आज हम देखते हैं वो 565 अलग अलग देशों में बटा हुआ होता। इस तरह का भारत स्थिर नहीं हो सकता था। इसकी सिक्योरिटी, इसकी इकोनॉमी और इसके सोवरेनिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहता। आज हम जिस स्थिति पर पहुँचे हैं शायद हम उस स्थिति पर नहीं पहुँच पाते अगर हमें एक बिखरा हुआ भारत विरासत में मिलता इंडिपेंडेंस के समय। तो इन सभी प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन भारत के लिए बहुत ज़रूरी था। एक तरफ भोपाल के नवाब अमीर उल्लाह खान साहब थे जो कि चांसलर थे चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के, जो वो कोशिश कर रहे थे अपने साथी प्रिंसली स्टेट्स को इस बात पर राज़ी करने के लिए कि वे अपने आप को इंडिपेंडेंट राज्य घोषित करें। तो दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू जी थे जो कोशिश कर रहे थे कि इन प्रिंसली स्टेट को किसी भी तरह भारतीय यूनियन में इनका विलय कर दिया जाए। इसके लिए जो पॉलिसी अपनाई गई उसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहा जाता है, या हम भारतीय भाषा में बात करें तो साम, दाम और दंड की पॉलिसी। इन सभी महानुभावों ने प्रिंसली स्टेट से बातचीत करना शुरू की और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि इस तरह से वे अपने छोटे से राज्य का अस्तित्व एक बड़े भारत के सामने नहीं बना सकते हैं और उनकी जनता भी उनका इस कार्य में साथ नहीं देगी। तो उनका हित इसी में है कि वे भारत में अपने आप को विलय कर लें। दूसरी तरफ उन्हें यह लालच भी दिया गया कि अगर वे भारत में विलय करने को राज़ी हो जाते हैं तो उन्हें एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित फंड दिया जाएगा अपने मेंटेनेंस के लिए, जिसे प्रीवी पर्स कहा गया। यह प्रीवी पर्स राजा रजवाड़ों के अधीन आने वाली जो एरिया था उसके ऊपर डिपेंडेंट था, यानी जितना बड़ा राज्य उतना बड़ा प्रीवी पर्स। जो लोग इस बात पे ने भी नहीं माने और इंडिपेंडेंस के लिए अड़े रहे, उन्हें यह धमकी दी गई कि अगर वे सीधे से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हो सकता है कि भारतीय सेना बल का प्रयोग करे। इस तरह से सारे राज्य रजवाड़ों को मनाने की कोशिश की और उन्हें इस बात पर राज़ी करने की कोशिश की कि वे भारत में या पाकिस्तान में अपने आप को विलय कर लें। लॉजिकली जो एरिया भारत सीमा से चारों तरफ से सराउंडेड थे वे भारत का हिस्सा बनेंगे और जो एरिया जो पाकिस्तान एरिया में आते थे, जो प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान एरिया में आते थे, उनका विलय पाकिस्तान के साथ होना उन राज्यों के लिए श्रेयस्कर था। 1947 तक आते आते अधिकांश प्रिंसली स्टेट भारत में विलय होने के लिए तैयार हो गए थे। बड़ौदा स्टेट पहला ऐसा प्रिंसली स्टेट था जिसके महाराजा प्रताप सिंह राव ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया था। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का मतलब ये था कि वह राजा या वह रजवाड़े अपने आप को भारत में विलय करने के लिए शामिल हैं और उस विलय की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी वह सारी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में शामिल थी। किसी भी प्रिंसली स्टेट का भारत में विलय तभी माना जाता जब उनके रूलर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया होता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ौदा ऐसा पहला राज्य था जिसने भारत में विलय के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सबसे पहले साइन किया। 1947 तक आते आते सारे प्रिंसली स्टेट
भारत में शामिल होने को तैयार थे 3 स्टेट्स को छोड़कर, जो थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले एपिसोड्स में। आ जाए श्री वीपी मेनन के मेमोइर्स के हिसाब से 3 भारतीय केस टिपिकल थे। इसमें से पहला केस था इंदौर राज्य का। इंदौर के महाराजा यशवंत राव होलकर ने जब तक हो सके तब तक विलय को टालने की कोशिश की और अंततः उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके दिल्ली एक ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजा। दूसरे थे जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, जो अपने रियासत को भारत के बजाय पाकिस्तान में विलय करने के लिए ज़्यादा उत्सुक थे। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके सामने एक प्लेन पेपर रखा था जिसके अंदर वे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकते थे अपने आप को पाकिस्तान में विलय करने के लिए, लेकिन उन्हें अंततः वीपी मेनन ने मनाया और भारतीय यूनियन में विलय करने के लिए राजी किया। तीसरा केस था त्रावणकोर का। त्रावणकोर पहला राज्य था जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था। वहाँ के दीवान सीपी रामास्वामी ने वहाँ के राजा को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वे अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें। त्रावणकोर एक कोस्टल एरिया था, तो वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन बनाना आसान था और वहाँ थोरियम का भरपूर भंडार था, जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए एक ज़रूरी पदार्थ माना जाता है। तो उसका विलय भारत में बहुत ज़रूरी था। वहाँ के राज्य ने जब इसके बारे में विद्रोह कर दिया, इंडिपेंडेंस के बारे में, और जब दीवान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, तब वहाँ के राजा डर गए और उन्होंने अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। तो 1947 तक आते आते 552 राजे रजवाड़े जो भारतीय क्षेत्र में आते थे, उसमें से 3 राजवाड़ों को छोड़कर बाकी बचे हुए 549 राजे रजवाड़ों और प्रिंसली स्टेट ने भारत में विलय के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिए गए। तो इस तरह का अखंड भारत जो हमें आज दिखता है, एक यूनाइटेड भारत दिखता है, वह पॉसिबल हो पाया श्री वीपी मेनन, श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिले जुले प्रयासों से और उनकी रणनीतियों से। राष्ट्र सदैव इन महानुभावों के लिए, उनके जो योगदान के लिए हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जोधपुर, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद स्टेट्स के बारे में। धन्यवाद।